हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, जिसको हम शॉर्टकट में HRTB बोलते हैं। अगेन ये टॉपिक 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से, सटीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और जो इसका नोट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो और वहां से जो हैंड रिटन नोट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही प्रिसाइजली बनाए गए हैं बुक से रिफर करके, है ना। तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसको हम एब्रिविएशन फॉर्म में HRT के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में भी आपको ये HRT बोल के कैपिटल में ऐसे आपको आ सकता है, तो ये समझना जरूरी है। HRT क्या है? वी आर टेलिंग व्हाट इज HRT। तो जो HRT है ये थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है किसका? हार्मोन का। और ये हम क्यों एडमिनिस्टर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में, हाँ हमारे मतलब मैं स्पेशली फीमेल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। जो फीमेल्स है उन फीमेल में है ना कुछ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रहते हैं, है ना। जो ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रहते हैं, बेसिकली एस्ट्रोजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये बहुत ही यूजफुल हार्मोन है ना। मैं इस टॉपिक में जाने से पहले कुछ 2 मिनट में बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसका बहुत बड़ा रोल है फीमेल में, है ना। ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल में बहुत सारी चीजें चेंजेस लेके आता है। जैसे है ना कि जैसे फीमेल है ना, फीमेल में जो हर्ट है वो स्ट्रांग रहता है मेल के कंपैरिजन में। ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है ना। उनकी ब्रेन की जो टॉलरेंस है, पेशेंस है, वो अच्छी रहती है, क्योंकि वहां पे भी एस्ट्रोजन उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करता है ना। जो ब्रेन के न्यूरॉन है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसे ही उनकी जो किडनी है उनको भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। जो उनका फीमेल का फैट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो फीमेल का फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी ये पेरीफेरी में कर देता है, जबकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो विसरल ऑर्गन में करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं फीमेल पे, किसके? एस्ट्रोजन के, है ना। तो इसलिए आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स आते हैं, हमने जैसे हाइपरटेंशन पढ़ा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन पढ़ा, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्लिपिडीमिया वाला केसेस पढ़ा। तो वहां पे हमने हर जगह में यही पढ़ा था कि जो मेल है वो हायर रिस्क में रहते हैं कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के लिए कंपेयर टू दी फीमेल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल में जनरली एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है, तो ये जो कार्डियो प्रोटेक्शन है ये प्रोवाइड करता है ना। तो अगर फिर जो फीमेल है ना, फीमेल क्या होता है कि जब उसके फिर पीरियड्स अबनॉर्मल हो जाते हैं, जब पीरियड्स खत्म होना चालू होते हैं, बंद होना चालू होते हैं 40 के बाद, 45 के बाद, तो वहां पे क्या होता है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो सडनली ड्रॉप होता है, खत्म होना चालू होता है। तो जो फिर ये अपने एस्ट्रोजन की एक जो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहती है, वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है, वो वॉइड हो जाती है। तो वहां पे फिर फीमेल को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे ही जो हमारा नर्वस सिस्टम रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है वो देखने को मिलती है ना। तो वहां पे दिक्कतें हो जाती है। तो उन दिक्कतों से निपटने के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पे फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। मगर यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये स्पेशली फीमेल पे ना जो बोन की डेंसिटी रहती है उसको भी मेंटेन करने का हेल्प करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो उनके बॉडी में बोन रहते हैं वो भी स्ट्रांग रहते हैं, है ना। तो जैसे ही ये एस्ट्रोजन का इफेक्ट कम हो जाएगा तो उनके बोन भी वीक होना चालू होते हैं। जो अपना कैल्शियम रहता है उनके बॉडी में, वो कैल्शियम सही तरीके से यूज नहीं हो पाता है। जो बोन है वो डिग्रेड होना चालू होते हैं, जिससे ओस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्याएं होना चालू होती। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए भी हम जनरली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जाते हैं। हाउएवर ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन अच्छा है तो इसको लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए। इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ना। क्योंकि जब तक फीमेल एलिजिबल एज में है तब तक इस हार्मोन का नेचुरली काम है और प्रोटेक्शन है। जैसे ये नेचुरली डिक्लाइन हो जाता है, उनकी बॉडी इसी तरीके से बनी है, फिर अगर हम इसको एक्सोजिनस देना चाहेंगे तो इसके रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो हम जो हार्मोन है उसको हम कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, उसको सजेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर किसी को दिक्कत है तो उस दिक्कत से रिलीफ पाने के लिए हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जाते हैं, और जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। Now with this background, I want to go to the topic हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो फीमेल के बॉडी में हार्मोन होते थे, बेसिकली जो एस्ट्रोजन, वो जैसे जैसे कम हो जाता है पोस्ट मेनोपॉजल एज में, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं फॉर द थेरेपेटिक पर्पज। क्योंकि उनको कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए हम उसको रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है। इट मे बी इन द कंडीशन लाइक मेनोपॉज। अगर किसी को मेनोपॉज हो जाता है तो 90 से लेकर 99% केसेज में मेनोपॉज के बाद ये देखने को मिलता है। या फिर हाइपोगोनेडिज्म है, अगर किसी
फीमेल पे एस्ट्रोजन पहले से ही कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। और एनी अदर इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, किसी को अगर इंडोक्राइन डिसऑर्डर है ना, तो वहां पे भी हम HRT का यूज कर सकते हैं। तो मगर जो हम सबसे ज्यादा HRT यूज करते हैं वो जनरली पोस्ट मेनोपॉजल केसेस में करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 to 99% लिखा हुआ है। However, the most common hormone replacement therapy involves the estrogen alone। तो हमने पहले ही बोल दिया, जो एस्ट्रोजन है इसके बहुत सारे प्रोटेक्शन रहते हैं, तो जो एस्ट्रोजन है इसको हम रिप्लेस करते हैं जनरली। और सम टाइम वी कैन गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन अलॉन्ग विद द प्रोजेस्टेरॉन, है ना, ताकि हमको सिम्टम से रिलीफ मिले। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, जो सिम्टम्स है उससे हमको आजादी मिले, इसलिए हम है ना करते हैं इसको। जो हार्मोनल डिफिशियंसी के साथ लिंक है ना, विद दिस इज विद जो हार्मोनल डिफिशियंसी उसके साथ जो लिंक है, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रोजन अलोन को भी दे सकते हैं या फिर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है उन पे हम ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल, हार्मोन रिप्लेसमेंट का, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है उसकी डिक्लाइन होने की वजह से क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज हो जाती है फीमेल पे। मैंने पहले बोला कि इनका फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक प्रोटेक्शन रहता है फीमेल पे, वो प्रोटेक्शन कम हो जाता है एंड इसकी वजह से फीमेल को दिक्कतें हो रही है डे टू डे लाइफ में। उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिक्लाइनिंग या मिसिंग हार्मोन है उसको रिप्लेस करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं HRT का प्रिंसिपल। मतलब जो हार्मोन कम होने की वजह से फीमेल को दिक्कत हो रही है, हम उस हार्मोन को टेम्पोररली रिप्लेस करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जिसकी वजह से उनको जो क्लिनिकल सिम्टम है उससे आराम मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, हार्मोन आर एडमिनिस्ट्रेड टू द मिनिमम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल, मतलब कम से कम लेवल पे देना चाहिए। हम ज्यादा डोज पे नहीं देंगे क्योंकि इसके अपने ही साइड इफेक्ट हैं, और क्योंकि नेचुरली ये कम हुए, मतलब हमारी बॉडी ने उसको जानबूझ के कम किया है, तो वहां पे हम एकदम हाई डोज में नहीं देंगे, हम मिनिमल डोज में ही रखेंगे और उसको जरूरत के हिसाब से फिर डोज को एडजस्ट करेंगे, है ना। इट एम टू रिड्यूस द सिम्टम्स लाइक हॉट फ्लशेस, फीमेल को जो जनरली हॉट फ्लशेस देखने को मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, चेहरा एकदम लाल सा हो जाता है, उनको सडनली मूड स्विंग होते हैं, है ना। और फिर वेजाइनल ड्राइनेस रहता है, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। ये वेजाइनल ड्राइनेस होने की वजह से क्या होता है कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस देखने को मिलती है ना। और पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है, जो उनकी फैमिली लाइफ है उसमें दिक्कतें हो जाती है। तो इससे हमको समाधान, इससे निदान पाने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे HRT को वाइडली यूज करते हैं, है ना। तो हार्मोन कौन सा देना चाहिए, किस टाइप का हार्मोन देना चाहिए, कितने डोज में देना चाहिए, कितने ड्यूरेशन को देना चाहिए, है ना, ये सब पेशेंट के एज कितनी है, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है और उसके साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर है, उसके हिसाब से हमको डिसाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्डली हमको यही वाला ड्रग देना है, इतने डोज में देना है और इतने टाइम के लिए देना है, ऐसा नहीं है। तो इंडिविजुअल की बॉडी क्या है, कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उसका एज कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स है, उन सब में डिपेंड रहे कि हम कौन सा वाला हार्मोन देना है, कितने डोज में देना है, क्या देना है, ये उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। या फिर बेसिकली बोलेंगे तो जो गायनेकोलॉजिस्ट रहेगा, जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहेगा, वो इस चीज को डिसाइड करेगा। और यहाँ पे हमारा जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इन हार्मोन का बैलेंस अचीव करना, ताकि ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे हमको आराम मिले, है ना। जो इसके फिर इंडिकेशंस रहते हैं, कहाँ कहाँ पे हम HRT करते हैं, कोई मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, आगे हम देखेंगे क्या क्या आते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स। ऐसे ही ओवरेक्टोमी, किसी के अगर ओवरीज को निकाल दिया हो सर्जरी करके, पिट्यूटरी डिफिशियंसी है जहाँ पे GnRH ही नहीं निकल रहा है ना, रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है वो नहीं निकल रहे हैं, ऐसे प्रीमेच्योर ओवरी हो रहा है ना, तो जहाँ पे जो है ओवम अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम दे सकते हैं। और किसी को अगर ऑस्टियोपोरोसिस की सिचुएशन है जहाँ पे बोन मास डेंसिटी कम हो जा रहा है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं। और या फिर हाइपोगोनेडिज्म, किसी में जो सेक्सुअल हार्मोन है फीमेल में वो पहले से ही कम है बाय बर्थ और या फिर नेचुरली वो नहीं बन रहे, तो ऐसे केसेस में भी हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। तो इसका लार्ज पार्ट है ये पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए रहता है, और बाकी भी ये जो इंडिकेशन है यहाँ पे भी हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के देते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये इसमें बेसिकली 2-3 टाइप के रहते हैं। इसमें पहला आता है एस्ट्रोजन ओनली, जहां पे हम एस्ट्रोजन को ही देते हैं इथेनॉल स्टाडियल फॉर्म में। तो बेसिकली जहां पे यूटेरस को निकाल दिया गया है, ऐसे केसेस में हम एस्ट्रोजन ओनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को प्रीफर करते हैं।
ऐसे कंबाइंड में हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को मिक्स करके देते हैं। बेसिकली जहां पे हमको एंडोमेट्रियम कैंसर के रिस्क कम करने हैं वहां पे हम इथेनॉल एस्ट्राडियल प्लस मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन को फॉर्म पे हम कंबाइंड देंगे। ऐसे ही हम साइक्लिक दे सकते हैं, जैसे पीरियड्स होते थे उसी हिसाब से हम इन हार्मोन को दे सकते हैं, तो इसको हम साइक्लिक फैशन में बोलते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिमिक करते हैं उसको कॉपी करते हैं। और कंटिन्यूअस दे सकते हैं कि हम जहां पे हार्मोन को बीच में रोकेंगे नहीं, हम कंटिन्यूअसली देते रहेंगे। कब तक देते रहेंगे? जब तक साइन एंड सिम्टम कम हो जाएंगे। जैसे साइन एंड सिम्टम कम हो जाएंगे फिर हम उसको धीरे धीरे टेपरिंग मैनर में उसको स्टॉप कर देंगे, ताकि जो पेशेंट है उसको आराम मिल जाए, है ना। अब ये मेनोपॉज क्या है? हमने बोला है कि मेनोपॉज सिम्टम को ट्रीट करने के लिए देना है, मेनोपॉज सिम्टम को ट्रीट करने के लिए देना है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज इज द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम द लॉस ऑफ ओवरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी। जो ओवरी रहते हैं ना, उसमें जो फॉलिकुलर एक्टिविटी रहता है वो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है। लिमिटेड एग्स रहते हैं जो मंथली, है ना, कंटिन्यूअसली एक राइट ओवरी से एक लेफ्ट ओवरी से मैच्योर होते रहते हैं और एग प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो जब ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो फॉलिकुलर सेल से ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का काम ही था फॉलिकल को मैच्योर करना, उसको ल्यूटिनाइज करके उसको रिलीज करवाना। अब उसका काम ही नहीं है, तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाते हैं। देन इट इज डायग्नोज्ड बाय एमिनोरिया। इसको हम कैसे बोलेंगे मेनोपॉज कब हो गया? कि जनरली एमिनोरिया होता है। एमिनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है कंटिन्यूअसली 12 महीने के लिए, अगर स्टॉप हो गई है विदाउट एनी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि इसको अब जाके मेनोपॉज हो गया है। जनरली जो फीमेल है उनकी एज अगर 45, 50, 55 ईयर हो जाती है तो वहां पे जाके मेनोपॉज हमको देखने को मिलता है। आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल्स रिमेन वेरी लो एंड मे डेवलप फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक चेंजेस। क्योंकि यहाँ पे मेनोपॉज हो गया है, अब इसमें क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है उसकी लेवल्स कम हो जाएंगी। जैसे एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो वहां पे फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक जो दिक्कतें हैं वो हमको देखने को मिल सकती हैं। जब ये मेनोपॉज होते हैं तो फिर उसके वहां पे जो एस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है, तो वहां पे क्या क्या दिक्कतें हमको देखने को मिलती है उसके सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। इसके जो दिक्कतें हैं उनमें सबसे पहला जो दिक्कत आता है वो है वैसोमोटर दिक्कतें, है ना, जिसकी वजह से क्या है, फीमेल में हॉट फ्लैशेज आ रहे हैं, हीट इन फेस, नेक एंड चेस्ट रीजन पे एकदम रेड कलर का, उस बहुत गर्मी जैसा लग रहा है। एक्सेस नाइट स्वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप, रात के टाइम पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है और जो फीमेल है वो अच्छे से सो नहीं पाती है। पाल्पिटेशन है ना, अबनॉर्मल हर्ट साउंड सुनना चालू होते हैं, सेल्फ अवेयर हो जाती है वो, है ना। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे हाइपोथैलेमस में अपना जो थर्मो रेगुलेशन वाला सेंटर रहता है वो सेंटर अच्छे से काम नहीं कर पाता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी में, जिसकी वजह से हमको वैसोमोटर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिलते हैं। मेनोपॉज के जस्ट पहले उनको इरेगुलर पीरियड्स होना चालू होते हैं फीमेल को, है ना। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स हो सकती है, स्किप्ड साइकिल, कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 महीने में कभी मिन्स आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड साइकिल हो सकती है। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेसिकली 4 से 5 दिन का रहता है, तो कभी कभी 2 दिन में खत्म हो जा रहा है, कभी कभी 10-12 दिन तक भी कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रिलेटेड सिम्टम्स। ऐसे हमारे पास और भी सिम्टम्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में फीमेल का एकदम से मूड स्विंग्स रहता है, उसको एक एंजाइटी सताती रहती है, डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है और स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलती है। ये जनरली सीएनएस अल्ट्रेशन होता है। मैंने पहले बताया था एस्ट्रोजन का न्यूरोनल प्लास्टिसिटी में भी बहुत बड़ा रोल है और सीएनएस प्रोटेक्शन में भी रोल है। ऐसे यूरोजेनाइटल सिम्टम्स, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाता है, यूरिनरी अर्जेंसी होती है, पेनफुल इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वहां पे पेन होता है, फ्रीक्वेंट यूटीआई हो जाता है, इसका प्रोटेक्शन कम होता है, वेजाइनल रीजन पे इचिंग होना चालू होती है ना, यूरिन इनकंटिनेंस देखने को मिलता है, और यूरिन करते टाइम पे या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन रहता है, और एक जनरल डिस्कम्फर्ट भी जेनाइटल रीजन पे देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल सिम्टम्स, है ना। ये जनरली क्या होता है कि अपना जो जेनेटल सिस्टम है वो एट्रोफी होना चालू होता है, जिसकी एस्ट्रोजन कम होने की वजह से, और ये सारी दिक्कतें हमको देखने को मिलती है। और भी कुछ हमको फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलती है। जनरलाइज फैटिक रहता है, हेडेक रहता है, वेट गेन रहता है ना, जनरलाइज बॉडी पेन रहता है, ऐसे बैक एक रहता है, और ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट भी हमको देखने को मिल सकता है जनरल फिजिकल सिम्टम्स में। ऐसे स्किन और हेयर चेंजेस में ड्राई स्किन हो गया है ना, थिन हेयर्स, स्किन पे रिंकल पड़ जाना, है ना, स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो जो बुढ़ापे में रहता है ना कि जो मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, जो रिंकल्स है वो पड़ जाती है, तो वो बेसिकली एक संकेत है कि अब फीमेल पे एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो लेवल कम होना चालू हो गया है।
ऐसे ही इसके कुछ और लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की हमने बातें करी थी, जो बोन मास डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जो हाइपरटेंशन है या फिर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है उसके रिस्क बढ़ जाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। तो और पॉसिबल कॉग्निशन डिक्लाइन होना चालू होता है ना, जो उसकी मेमोरी है ना, जो उसका कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होना चालू होता है, और जो फिर ओल्ड एज की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है उसकी इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है। ऐसे ही लिपिड का अमाउंट है जो वो बढ़ जाता है, डिसलिपिडेमिया हो जाता है, क्योंकि अब एस्ट्रोजन कम है, क्योंकि एस्ट्रोजन का जो है वो लिपिड की कंसंट्रेशन को चेक में रखता है और वेट गेन हो जाता है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस जैसी दिक्कतें भी हमको देखने को मिल सकती है, तो जो इंसिडेंस है डायबिटीज का वो भी बढ़ जाता है एस्ट्रोजन की वजह से, राइट, एस्ट्रोजन डिक्लाइन होने की वजह से। तो अब हम देखेंगे कि जो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये क्या करते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक पहला यहाँ पे एक रेड फ्लैग में दिया है कि HRT इज नॉट फॉर ऑल। HRT ऐसा नहीं है कि पोस्ट मेनोपॉज हो गया और सबको देना है, ऐसा नहीं है। जिसमें हमने ये जो आगे के सिम्टम्स डिस्कस करे ना, वैसोमोटर सिम्टम्स देखे, फिर हमने मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स देखे, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स देखे, हमने यूरोजेनाइटल सिम्टम्स देखे, हमने स्किन रिलेटेड सिम्टम्स देखे, CNS रिलेटेड सिम्टम्स देखे, जिसमें वो सिम्टम्स आए हैं उसको मैनेज करने के लिए हमको HRT देना है। अगर किसी में वो सिम्टम्स नहीं है, किसी की हेल्थी तरीके से क्या बोलते हैं कि पोस्ट मेनोपॉज हो गया है, तो वहां पे हमको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो हमको HRT देना है कि नहीं देना वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। पहले तो हम जो फीमेल है उसकी डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी डिटेल्ड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेंगे, उसकी कैंसर की रिस्क कितनी है और कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री क्या है, सारी हिस्ट्री हम डिटेल में लेंगे। प्रोबेबली इसमें घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक टाइम लग सकता है। फिर फीमेल की फिजिकल एग्जामिनेशन होगी कि उनके बॉडी को एक्चुअली एस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। फिर बेसलाइन मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, जैसे बीपी कितना है, उसका लिपिड प्रोफाइल क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है ना, मैमोग्राफी करके कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कितना है, बोन मास डेंसिटी कितना है, एक्चुअली इसका रिस्क कितना है मेनोपॉज होने की वजह से, और क्या यहाँ पे वाकई ही हार्मोन की जरूरत है कि नहीं है। इसको डिसाइड करने के लिए हम डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री में जा रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में जा रहे हैं, कैंसर की हिस्ट्री, कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट का हम सहारा ले रहे हैं। ये पूरा इंफॉर्मेशन आने के बाद हमको एक कंप्रहेंसिव पिक्चर मिल जाएगा, और फिर वहां पे जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि वहां पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है कि नहीं देना है, राइट। इसी डेटा, इसी एविडेंसेस के हिसाब से लेके वो क्या करेंगे, वो फाइनलाइज करेंगे कि वहां पे नीड या इंडिकेशन है कि नहीं हार्मोन रिप्लेसमेंट की थेरेपी। अगर ये चीजें गड़बड़ है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, डे टू डे लाइफ में दिक्कत हो रही, तो वहां पे नीड रहेगी। अगर ये कोई भी दिक्कतें नहीं है तो वहां पे हम HRT को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके अपने ही बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, हम आगे देखेंगे। अगर इंडिकेशन है तो फिर कौन सी वाली थेरेपी हमको सिलेक्ट करनी चाहिए, है ना। यूटेरस है कि नहीं है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। यूटेरस नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, सिंगल थेरेपी में जाते हैं, एस्ट्रोजन ओनली थेरेपी में जाते हैं। अगर यूटेरस है तो फिर हम एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन वाली थेरेपी में जाते हैं, तो हमको वो भी करना जरूरी है ना। सिम्टम्स क्या क्या आए हैं और इन सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या है और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स क्या, इन सारी चीजों को हम एक दूसरे जगह पे आराम से डिसाइड करेंगे। फिर डिसाइड करने के बाद हम कौन सा वाला हार्मोन देना है, कौन से रूट से देना है, कितने डोज में देना है ना, ओरल देना है, ट्रांसडर्मल देना है, टॉपिकल देना है, वेजाइनल रूट से देना है या फिर इम्प्लांट्स के फॉर्म में देना है, इसको हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन ऑल दीज एविडेंसेस व्हाट वी हैव कलेक्टेड टिल नाउ। फिर हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद हम हर महीने फॉलोअप में बुलाएंगे। इनिशियली 6 से 12 महीने तक हम हर महीने उसको फॉलोअप में बुलाएंगे, ताकि वहां पे कोई एडीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर या इंडोमेट्रियल कैंसर होने के रिस्क बढ़े है कि नहीं बढ़े, वो भी हम चेक करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे इसके अच्छे से बेनिफिट आ रहे हैं फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो हम जो रेजिमेन है इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। अगर इसके कोई भी बेनिफिट नहीं आ रहे या फिर एडीआर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर हम अगर इसके अच्छे आ रहे हैं तो इसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे और इसको हम देते रहेंगे। जहां पे हमारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे, मतलब जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाएगा, तो वहां पे आके फिर हम धीरे धीरे इसको फिर से बंद कर देंगे। होप आपको ये जो HRT है इसको कैसे देना है, ये वाला जो प्रोसीजर है, जो फ्लो चार्ट है, जो अल्गोरिदम है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं HRT के। जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। ये जो मेनोपॉजल सिम्टम है इससे आराम से रिलीफ देता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली जो डे टू डे क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के जो रिस्क है वो कम हो जाते हैं। जो यूरोजेनाइटल हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाता है, और जो कार्डियोवैस्कुलर के जो रिस्क है वो भी
थोड़ा कम रहते हैं और जो मूड और कॉग्निशन रिलेटेड दिक्कतें होती है वो भी आराम से कम हो जाती है। तो ओवरऑल क्या होता है, जितने भी इसके सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स थोड़ा सबसाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके हमेशा फायदे ही और इसको देना है, इसके अपने बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर और गॉल ब्लैडर डिजीज होने के रिस्क इसको बढ़ा देता है ना, इंडोमेट्रियल कैंसर होने के रिस्क को भी बढ़ा देता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को भी चांसेस को भी बढ़ा देता है ना। जो यूट्राइन कैंसर है उसके रिस्क को ये घटाता भी है, बढ़ाता भी है। इट ऑल डिपेंड्स कि किसके बॉडी इसके साथ कैसे रिएक्ट कर रही है ना। और जो पॉसिबल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है उसको बढ़ा देता है, वेट गेन हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, अबनॉर्मल यूटेराइन और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और हेडेक और नोजिया जैसे कॉमन सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। मोटा मोटी क्या है कि ये जो इसके रिस्क है वो भी बहुत भारी रिस्क है, और बेसिकली उसमें जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने के रिस्क है वो बढ़ जाते हैं, और जो कार्सिनोमा होने के रिस्क है स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और बाकी के जो कैंसर है वो कैंसर होने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो इसको हम बहुत वाइजली ही सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे जरूरत है और कहाँ पे जरूरत नहीं है। और कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हमको इसको नहीं देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। जैसे ब्रेस्ट और इंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, जेनाइटल और वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है अबनॉर्मली, और सीवियर लिवर इंजुरी है, या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर से जैसे स्ट्रोक हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। ऐसे केसेस में हमको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना चाहिए। और प्रिकॉशन मतलब जहां पे हम दे सकते हैं मगर एकदम से ध्यान देना होगा, ऐसे ही कि इंडिकेशन क्या है उसको एसेस करना पड़ेगा, है ना। कंटिन्यूअस एक्सरसाइज और कैल्शियम प्लस विटामिन D3 सब कुछ देना पड़ेगा, है ना। यूज लोएस्ट इफेक्टिव डोज फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, हमारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, वहां पे आके इसको हमको स्टॉप कर देना चाहिए, राइट। तो जो अपना ये HRT का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसका जो कंक्लूजन है हम उसको यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करेंगे। HRT कैन सिग्निफिकेंटली काउंटर पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने जो एडवांटेज में डिस्कस किया था, ये ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाता है और यूरोजेनेटल जो दिक्कत है उससे भी बचाता है। और इस मगर ये सबके लिए नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क और बेनिफिट रेशियो को हम एसेस करेंगे। अगर जो बेनिफिट है वो ज्यादा है रिस्क कंपैरिजन में तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर रिस्क ज्यादा है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। हाउएवर ये कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है और जो कोगुलोपैथीज होती है उसके रिस्क को भी बढ़ाता है। तो ये इंडिविजुअलाइज तरीके से किस आदमी को चाहिए किसको नहीं चाहिए उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना चाहिए। और अगर किसी को हम दे भी रहे तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन के लिए और सबसे कम डोज पे हमको इसको देना चाहिए, राइट। तो ये टॉपिक खत्म करने से पहले भी यहाँ पे मैं कुछ कोट रखना चाहूंगा। जैसे HRT इज नॉट अबाउट रिवर्सिंग और सस्टेनिंग एज, है ना। HRT देने के बाद हम लॉन्ग लाइफ बहुत अच्छा हेल्थ तो नहीं रख सकते। इट इज अबाउट रिस्टोरिंग द बैलेंस वेयर बायोलॉजी क्रिएटेड डिफिशियंसी। अगर कहीं पे डिफिशियंसी होने की वजह से किसी को दिक्कत आ रही, फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक दिक्कत आ रही, तो उसको हम एटलीस्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। HRT देखे, है ना। मेनोपोज रिमूव्स हार्मोन्स बट HRT रिस्टोर्स फिजियोलॉजिकल बैलेंस इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेनोपोज होने की वजह से क्या होता है कि जो हार्मोन है उसके कम हो जाने की वजह से जो फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो दिक्कत में आ जाती है। अगर हम वहां पे हार्मोन को रिप्लेस कर देते हैं तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक HRT का, है ना। सारे क्लास की तरह हम इसको खत्म करने से पहले एक बार क्विक रिकैप करके देखेंगे। HRT, है ना, जनरली मेनोपॉज होने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है ना, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जो घटा हुआ हार्मोन रहता है हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो सिम्टम्स आए इन सिम्टम्स से हमको आराम मिल सके। तो जहां पे पोस्ट मेनोपोजल सिम्टम्स है और कहीं पे ओवरी निकाल दी है, पिट्यूटरी की दिक्कत है, पिट्यूटरी ग्लैंड की ओवरियन में दिक्कत है ना, किसी को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम HRT की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हम बहुत टाइप के HRT है। सिंगल एस्ट्रोजन दे सकते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, साइक्लिक मैनर पे या कंटिन्यूअस मैनर पे हम इसको दे सकते हैं। मेनोपोज क्या है कि जनरली जब उम्र हो जाती है, जितने भी अपने फॉलिक्यूल है ओवरी में वो मैच्योर होने के बाद, तो ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये धीरे धीरे बंद हो जाता है। अगर 12 महीने तक कंटिन्यूअसली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ विदाउट एनी डिजीज तो उसको हम मेनोपोज बोल देंगे। जनरली 45 से 55 साल की उम्र पे के फीमेल पे ये देखने को मिलता है ना। आफ्टर मेनोपोज फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलते हैं और बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब में देखने को मिलती है, किसी किसी में देखने को
मिलती हैं, जैसे बेसोमोटर सिम्टम्स हो गए। जनरली अपना थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है हाइपोथैलेमस में वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से। ऐसे ही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ जाती है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यूरोजेनाइटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एचआरटी देने से पहले हम डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे, कैंसर की हिस्ट्री लेंगे, कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री लेंगे, उसके हिसाब से फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे कि वहां पे एचआरटी की जरूरत है कि नहीं है। अगर एचआरटी की जरूरत है तो कौन सा वाला देना है, कितने डोज में देना है, कितने समय के लिए देना है, वो सारी चीजें डिसाइड होगी और उसके बाद में फिर कंटिन्यूअसली उनको फॉलोअप में बुलाया जाएगा, है ना। फॉलोअप होने के बाद अगर वहां पे उसका फायदा है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो उसको स्टॉप कर देंगे। और फायदा कहां तक होना चाहिए, जहां पे आके सिम्टम्स सारी रुक जाए और वहां पे आके हम इसको स्टॉप कर देंगे। एडवांटेजेस बहुत है, जो बेसिकली जो सिम्टम्स है उनको इंप्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देता है। और इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल, है ना, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकते हैं और वेस्कुलर इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ पे कैंसर की शिकायत है या फिर वेजाइनल और यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है या फिर सीवियर लिवर इंजुरी है तो वहां पे हम एचआरटी को जनरली अवॉइड करेंगे। और एचआरटी के साथ साथ में हम एक्सरसाइज, कैल्शियम प्लस विटामिन D3 उनको देने के लिए उनको इनकरेज करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, है ना। तो कंक्लूजन में क्या है कि एचआरटी जो है वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी में हार्मोन की कमी हो जाती, इम्बैलेंस हो जा रही है और उसके वजह से फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए, उनको नलिफाई करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए हम हार्मोन का सहारा ले सकते हैं। उसको हम बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और ये जो सिम्टम है ये सारे ही फीमेल में आते हैं, ऐसा नहीं है, किसी में आते हैं। जिसमें आते हैं उसमें हम एचआरटी का तरक रुक कर सकते हैं by assessing all the risk factors, by assessing the history, by assessing the physical examination and by assessing the laboratory parameters। और जहां पे इसकी जरूरत नहीं है हमको इसको नहीं यूज करना चाहिए, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। और जहां पे इसकी यूज भी है वहां पे हमको बहुत शॉर्ट डोज से चालू करना चाहिए और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए। जहां पे सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए वहां पे आके हमको इसको प्रॉम्प्टली रोक देना चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग हार्मोन को रिप्लेस करके कोई आदमी इमोर्टल तो नहीं हो जाना है या फिर वो लाइफ टाइम हेल्थी नहीं रह सकता है, ऐसा नहीं है। हाउएवर इसके कंसिक्वेंसेस रहते हैं क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना से ही कम हुआ होता है। तो ये जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये था हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। होप आपको ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इसके नोट है वो नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके आराम से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इसमें भी आपको कुछ दिक्कतें आती है, डाउट आती है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में आके वो डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, है ना। तब तक इसको अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।